आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को देख रहे हैं, जो आज का लेक्चर नंबर हमारा 6 है। और इस लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे कि प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसके बाद हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे और इस सेशन की यदि बात करेंगे तो ये हमारा न्यू बैच 2026-27 के लिए चलाया जा रहा है और ये क्लास 10th के लिए दिया गया है। हम इसमें आपको लेक्चर 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 है और जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 7 है। और लेक्चर नंबर यदि मैं 7 की बात करूंगा तो अभी मैं आपको बताया भी हूँ कि ये हमारा प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं और उसमें हम 3 बनाना भी आपको सिखा दिए हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे अगला पॉइंट प्रकाश के जो प्रतिबिंब बनते हैं उससे रिलेटेड। तो चलते हैं हम लोग क्लास पे। और क्लास की यदि बात करें ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं पीछे में कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे थे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में हम फर्स्ट पॉइंट देखे थे। फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट देखे थे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब, आकार, स्थिति, ये सारे चीज हम बता दिए थे। मैं आज भी आपको बता दे रहा हूं कि यदि कोई वस्तु अनंत पे स्थित होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। यदि मैं आकार की बात करूंगा तो वह बिंदु आकार का दिखाई देगा, बिंदु आकार का दिखाई देगा। और प्रकृति की यदि बात करता हूं तो दर्पण की ओर बनेगा। जब दर्पण की ओर यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक होता है। कैसा होगा जी? वास्तविक होगा। इसके अलावा यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे यदि बन रहा है तो वो उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा जी? उल्टा दिखाई देगा। ये मैं किरण आरेख के साथ आपको लेक्चर नंबर 6 में करा दिया हूं, यहाँ पे केवल रिकॉल कराया जा रहा है। दूसरा मैं आपको पढ़ाया हूं, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यदि कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तब उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा? ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच। यदि मैं आकार की बात करूंगा तो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और प्रकृति की यदि बात करूंगा तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि वो दर्पण की ओर ही प्रतिबिंब को बनाएगा, तो वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ यह उल्टा दिखाई देगा। तो इसको भी हम लोग कर चुके थे।
तीसरा हम पढ़ चुके हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और आकार की यदि बात करूं तो वस्तु के बराबर ही होगा, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। और प्रकृति में तो आपको याद ही रखना है कि ये दर्पण की ओर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और इसके साथ ये कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। अब इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जब वस्तु, चौथा होगा आपका जब वस्तु, ठीक है, मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यदि कोई वस्तु, याद रख रहना कि यदि कोई वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के यदि बीच स्थित होगा तब उसका किरण आरेख क्या होगा, हम इस बात को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, यदि हम डायग्राम की बात करेंगे तो इस पे हम लोग कलई कर लेते हैं। ये हमारा बाहर के भाग को क्या किया गया है, कलई कर दिया गया है। तो इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, और ये हमारा एक मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष पे यदि हम कोई वस्तु को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक वस्तु लेते हैं, ये हमारा फोकस एफ हो जाएगा और ये हमारा सी एफ हो जाएगा। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम यहाँ पे एक वस्तु लेते हैं और यहाँ पे वस्तु को रखते हैं। जैसे यदि हम वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस होकर जाएंगी। हमेशा कहाँ से जाती है जी, फोकस होकर जाती है। और दूसरी किरण की यदि बात करें, कोई किरण यदि फोकस से जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है जी, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ये सी होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। बस इसी को हम लोग किरण आरेख कर दे रहे हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये परावर्तन के बाद ऐसे गुजर गई। ये हमारा फोकस से जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव पी कहलाएगा। ये हमारा दर्पण का द्वारक M1 और M2। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं बाबू, तो इसका जो प्रतिबिंब हो रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, या हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र के परे, मतलब वक्रता केंद्र के बाद बनता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। तो इसी बात को यदि हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तो नामकरण लेते हैं, ये पॉइंट ए है, बी है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब होगा बी डैश ए डैश। तो यदि कोई प्रकाश किरण बिंदु बी से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पुनः दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो यह किरण ए डैश पॉइंट पे क्या करती है जी, कट करती है, जहां पे वस्तु AB का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है, बी डैश ए डैश बनता है, हम ये कह सकते हैं। केवल आपको किरण आरेख के नामों को लिखकर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। अब यदि हम प्रतिबिंब के लिए बात करें
कि प्रतिबिंब के लिए क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब के लिए तो प्रतिबिंब के लिए आप क्या कर सकते हैं बाबू? प्रतिबिंब में आप एक बात याद रख सकते हैं कि पहला आपको हम बताया है कि सबसे पहले तो इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी आपको, स्थिति क्या होगी। दूसरा आपको इसको बताना होगा कि आकार क्या होगा, और तीसरी चीज इसमें ये बतानी होगी आपको कि इसकी प्रकृति क्या होगी, और चौथी तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो यदि हम आपको किरण आरेख में दिखाने का प्रयास करें तो आप देख रहे हैं कि वस्तु को अनंत और फोकस के बीच में रखा गया है, तो हमारा किरण आरेख का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह वक्रता केंद्र के परे, परे को हम बाद कह सकते हैं, वक्रता केंद्र के बाद। ठीक है, अब आकार की बात करेंगे तो अब देख रहे हैं कि वस्तु की जो लंबाई है इतनी सी है, लेकिन जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसकी अपेक्षा बड़ा है। हम कह सकते हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बना है जी? वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब प्रकृति की यदि बात करेंगे तो जिधर आपका दर्पण है उसी साइड यदि आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है जी? वास्तविक बन रहा है। और आपको किरण आरेख में दिखाया भी गया है कि जो सारी की सारी किरणें हैं वास्तव में मिलती हुई प्रतीत, वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बन रहा है। और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो ये उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है। तीसरा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनेगा, दर्पण की ओर बनेगा। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई हो तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं जी? अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख फोर्थ को समझ चुके हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे कि नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट में अब वस्तु को हम फिफ्थ नंबर पे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब इसका यदि मैं किरण आरेख बनाऊं तो किरण आरेख में हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे और उस दर्पण को ठीक है, ये एक दर्पण है जिसमें हम इसके बाहरी भाग को कलई करते हैं, इसके बाहरी भाग को हम कलई कर देते हैं और यहाँ से एक हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। मुख्य अक्ष पे एक हम वस्तु रखते हैं, पहले हम लोग इस पे कैटेगरी कर लेते हैं। ये हमारा F हो जाएगा और ये हमारा C हो जाएगा। अब यदि हम वस्तु को रखें तो इस बार वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रख रहे हैं। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रख रहे हैं तो फोकस पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें जा रही होंगी, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी तो परावर्तन के बाद पता है हमेशा कहाँ से गुजरेंगी जी? फोकस होकर गुजरेंगी। ये तो बात आपको फिक्स है। दूसरी प्रकाश की किरण की यदि हम बात करें तो यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या होती है, सीधी माध्यम में निकल जाती है। ये सीधी मार्ग में क्या हो गई, निकल गई। अब देखिए किरण को दिखा रहे हैं, ये फोकस के बीच जा रही है, ये ऐसे निकल जाती है। फिर यदि ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये P होगा, द्वारक M1 M2, ये तो आपको लिखना ही होगा। अब आप देखिए कहीं भी किरणें एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। इसका मतलब यह है कि यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं जी? फोकस पर रखते हैं, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बने जो क्या बनेगा जी? B डैश A डैश बनने का काम करेगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होगा, जब मुख्य अक्ष पे सॉरी मुख्य फोकस पे यदि किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बनने का प्रयास होगा, मतलब काम होगा। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर रखी गई हो
तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों की यदि हम पीछे की तरफ कहीं भी बढ़ाए तो ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे। जब ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी, हम इस आधार पर कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। हम लिखेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये बात आप याद रखें रहेंगे। और प्रतिबिंब के लिए मैं 3 बातें आपको स्पष्ट कर दूं। प्रतिबिंब के लिए, तो प्रतिबिंब के लिए 3 बातों में आप ये याद रखे रहेंगे। फर्स्ट नंबर का पॉइंट कि इसकी स्थिति, लोकेशन जो अभी बता चुका हूं आपको, फिर भी इसमें लिखना पड़ेगा आपको। दूसरा आपको स्थिति याद रखना होगा कि इसका आकार क्या होगा। और तीसरी स्थिति आपको याद रखना होगा कि इसकी प्रकृति क्या होगी। ये बातें हर प्रतिबिंब के लिए मान्य होगा। और चौथी बात है आपको स्थिति की यदि बात करेंगे तो ये कहाँ बन रहा है जी, अनंत पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। आकार की बात करेंगे तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। दर्पण की तरफ ही बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और इसके साथ यदि हम ये कहें कि ये दिखाई कैसा देगा, उल्टा देगा। और प्रतिबिंब की यदि बात करेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा जी, दर्पण की ओर बनेगा। तो यहाँ तक आप बातों को समझ चुके हैं। और हम आपको केस नंबर 5 तक पढ़ा दिया हूँ। और केस नंबर 5 तक बहुत इजी रहा। केस नंबर जो 6 है उसको समझेंगे और वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा कि हम वस्तु को एक फोकस पर रखें ना। अब इस वस्तु को उठाएंगे और फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो अगला जो नेक्स्ट हेडिंग होगा हम वही लिखेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस व वक्रता मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो या स्थित हो तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक किरण है। ये हम आपको मुख्य अक्ष बना दिए हैं और इस पे हम वस्तु को डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा F है और ये हमारा P है और इधर हमारा हो जाएगा C। अब एक काम करते हैं, यदि हम इसके बीच में यदि किसी वस्तु को रखते हैं, सपोजेट हम यहाँ पे यदि किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा है। अब यहाँ से वस्तु को रखने पे यहाँ से हम किरण आरेख करते हैं और मुख्य अक्ष के जब समांतर जाती है तो आपको पता है कि कहाँ से गुजरेगी, फोकस होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकार से किरण यदि हम बात करें तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से जाने के बाद ये किरणें पीछे की तरफ क्या होंगे, निकल जाएंगे। अब इनको यदि हम किरण आरेख की बात करें तो ये ऐसे निकल गई और ये ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई, M1 M2 हो गई।
ठीक है। तो इस तरह हम लोग वस्तुओं का किरण आरेख खींच लिया है। अब आप देखिए कि इस किरणों को यदि हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, जैसे इस किरण को हम पीछे लेकर जाए और इस किरण को भी हम पीछे लेकर जाए, ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं क्या होंगी, कट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब है। यदि हम वस्तु की लंबाई ए बी कहें, ये हमारा ए डैश और बी डैश बनेगा। बस इतना ही आपको करना था और इसके बारे में लिखना है। मैं एक बार किरण आरेख को पुनः बोल दे रहा हूँ कि जब वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुवों के बीच में रखा जाएगा तो ए से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यदि हम दोनों किरणों को पीछे की तरफ क्या करते हैं जी, बढ़ाते हैं, ये दोनों किरणें क्या होंगी, दूर होती चली जाएंगी और ये कभी भी आपस में टच नहीं होंगी। और जब आपस में टच नहीं होंगी तो फिर दर्पण के सामने प्रतिबिंब तो बन नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे ही हम दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये दोनों किरणें क्या करेंगी, कहीं ना जाकर ए डैश पे कट करेंगी। और जब ए डैश पे कट करेंगी तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तब यदि हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब के लिए, यदि हम प्रतिबिंब के लिए बात करें तो फर्स्ट में याद रख रहेंगे कि इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति याद रख रहेंगे। सेकेंड आप बताएंगे आकार और थर्ड आप बताएंगे प्रकृति और फोर्थ में आपको दर्पण के बारे में बताना। तो यदि हम ये कहें स्थिति क्या होगी तो दर्पण कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आकार की बात करेंगे तो वस्तु है इतनी छोटी सी और उसके अपेक्षा में प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति की यदि बात करते हैं तो प्रकृति में देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, आभास किया जा रहा है तो आभासी होगा। और आभासी के साथ हम सीधा चिपकाते हैं, आभासी के साथ क्या करते हैं, सीधा चिपकाते हैं। और इसमें हम ये लिख सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हम इसमें आपको अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन आपको बता दिया है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आज हम आपको 3 कराए हैं, फोर्थ नंबर ये 3 तो आप पहले करा चुके हैं और ये आज का तीसरा, चौथा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तब का ये किरण आरेख है। दूसरा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित हो तब क्या कंडीशन हो सकता है, आपको इस स्लाइड में बताया गया है। और 6 नंबर का जो पॉइंट है मैं बता दूं ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मानकर चलना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के यदि बीच में रख दिया जाएगा तो उसकी लोकेशन क्या होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि जब उत्तल दर्पण होगा तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसकी भी कंडीशंस है। मैं जैसे अवतल दर्पण में बताया हूं कि 6 प्रकार से क्या होते हैं जी, प्रतिबिंब बनते हैं। सेम वैसे यदि हम उत्तल दर्पण की यदि बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में भी आपको 2 कंडीशन होगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये होगा कि वस्तु जब अनंत पे हो, वस्तु कहाँ पे स्थित हो जी, अनंत पे हो। फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो
और यदि कोई वस्तु अनंत में होगा तो पहला काम होगा कि हम किरण आरेख करेंगे और उस किरण आरेख के माध्यम से समझते होंगे। हम एक किरण आरेख लेंगे और उस किरण आरेख में ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एक, ठीक है, हम दर्पण बनाए हैं और इस दर्पण की यदि हम खासियत की बात करेंगे तो हम इस दर्पण को इस बार एक सेकेंड, थोड़ा हम इसको पलट देते हैं। ठीक है, अब इस दर्पण को हम अंदर से कलई करते हैं। सॉरी, हम ये दर्पण को अंदर से कलई किए और ये हमारा एक मुख्य अक्ष है। अब एक काम करते हैं, हम वस्तु को अनंत रखकर, और आपको मैं 5वीं क्लास में बताए थे, ये अभी भी बता दे रहा हूं कि यदि कोई प्रकाश अनंत से आती है तो हमेशा समांतर किरण पुंजों के रूप में ही आती है। यदि आप उस चीज को समझ रहे होंगे तो फिर आप इसका प्रतिबिंब बनाना आसान होगा। हम इसके यदि प्रतिबिंब की बात करेंगे तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई है, फिर ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ गई है। अब इन दोनों किरणों को देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ही परावर्तन होगी तो क्या होगी जी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, दूसरी दिशा में चली जाएगी। लेकिन इन्हीं किरणों को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इन्हीं किरणों को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो एक पॉइंट पे जाकर ये टच करेगी, जिस, अच्छा, ये दर्पण का हमारा ध्रुव P होगा और ये हमारा दर्पण फोकस F होगा और इधर C होगा। तो यदि हम आप देख रहे हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये तो 90 डिग्री पे जा रही है तो फिर 90 इधर यहाँ पर चली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किरण क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इन दोनों किरणों को हम इधर बढ़ाएंगे तो दोनों टच नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों किरणों को यदि हम आगे बढ़ाएं, दर्पण के यदि पीछे लेकर जाए और आभास कराए तो ये जाकर फोकस पे होकर मैच कर जाएंगे। कहाँ मैच हो जाएंगे जी, फोकस पे। हम ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है तो परावर्तन के बाद यह फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और जब प्रतीत होगी तो वहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब प्रतिबिंब का निर्माण होगा हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब के लिए, किसके लिए जी, प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए केवल आपको इतना याद रखना होगा कि इसमें प्रतिबिंब के लिए, और प्रतिबिंब के लिए में याद रख रहेंगे फर्स्ट पॉइंट आप कि स्थिति आपसे पूछ देगा, सेकेंड आपसे इसमें पूछ देगा आकार, थर्ड इसमें पूछ देगा आपसे प्रकृति, और फोर्थ आपसे पूछेगा इसमें कि इसकी स्थिति क्या हो जाएगी। तो यदि मैं स्थिति की बात करूंगा तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पे, क्या बोलेंगे जी, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, आप केवल फोकस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे होगा और ये मुख्य फोकस पे होगा। दूसरा आकार की बात करेंगे तो वस्तु से छोटा, वस्तु से वस्तु से छोटा बोल सकते हैं या बिंदु आकार का, क्योंकि अनंत वस्तु है तो बहुत बड़ा होगा, और जब बहुत बड़ा होगा तो जो इसका प्रतिबिंब बना रहा है वो कहाँ बन रहा है, वस्तु से अत्यंत छोटा, मतलब वस्तु से अत्यंत छोटा। और यदि वस्तु से अत्यंत छोटा बन रहा है, अब देखेंगे हमारा वस्तु इस साइड रखा गया है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, आभास किया जा रहा है, आभास किया जा रहा है तो इसका मतलब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी के साथ क्या लेते हैं हम लोग, सीधा लेते हैं। आभासी के साथ क्या लेते हैं, सीधा लेते हैं। अब इसमें दर्पण की यदि बात करेंगे, प्रतिबिंब, तो दर्पण, सॉरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बनेगा। कहाँ बनेगा जी, दर्पण के
पीछे। तो इस तरह हम उत्तल द्वारा दर्पण का पहला प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए कैसे इसमें डायग्राम बनाया जा रहा है। देखिए, फिजिक्स में यदि हम प्रकाश चैप्टर, प्रकाशिक तंतु जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसमें आपको ये तो मायने रखता ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन इनसे सबसे महत्वपूर्ण मायने आपका ये डायग्राम रखता है, फिगर रखता है। यदि आप प्रकाश से रिलेटेड कोई भी फिगर को आसानी से बना लेते हैं तो उस चीज को आपको समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस चीज को आप जल्दी से समझ जाएंगे और ये कंसेप्ट भी रहेगा। उससे सवाल जब आएंगे तो ये डायग्राम से आते हैं और डायग्राम से सवालों को आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम जब वस्तु अनंत पे स्थित होगा उसका डायग्राम बना चुके हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा जो होता है अंतिम प्रतिबिंब बनाना, उसको हम देख लेते हैं। तो दूसरा में जब देखेंगे, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जब आपको लगे कि ऐसी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। जब भी लगे कि ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि, अच्छा डायग्राम इसका पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करेंगे। डायग्राम ये है आपका, और हम आसानी से एक तो आपको दर्पण बना दिए हैं। यदि हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम कलाई कर देते हैं अंदर से, कलाई कर दिया गया। ये हमारा एक मुख्य अक्ष है। अब वस्तु को देखिए हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं। वस्तु को आपको बताया गया है कि ध्रुव के बीच रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए, ध्रुव के बीच रखा जाए। जब हम वस्तु को ध्रुवों के बीच रखते हैं, ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटी होगा और ये हमारा ध्रुव पी होगा। जब हम इसके बीच में रखते हैं तो इसके मुख्य अक्ष के जाने वाली समांतर किरणें पता है कि परावर्तन के बाद ये गुजर जाएगी। परावर्तन के बाद क्या होगी, गुजर जाएगी। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस किरण को यदि हम पीछे लेकर जाएं, यहाँ पे कट कर रही है। अब कोई यदि प्रकाश की किरण है, ठीक है, यहाँ से कट करिए। अब इसमें नाम देते हैं, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और सी के बाद यदि हम ये कहें, ये एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिबिंबन, एफ तो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये हमारा एफ हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है जी, यहाँ पे। यदि हम इसकी लंबाई ए बी कर दें, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। किरणों को यदि आप दिखाना चाहेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाए, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वक्रता केंद्र से हो जा रही है, उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। उसके बाद यदि हम दर्पण की बात करें, ये M1 है, M2 है। तो कुछ नहीं देना होगा ध्यान आपको, बस इतना लिखना होगा कि प्रतिबिंब के लिए, यदि हम प्रतिबिंब के लिए बात करें, प्रतिबिंब के लिए, तो आप प्रतिबिंब के लिए क्या कर सकते हैं। प्रतिबिंब के लिए पहला पॉइंट जो होगा आपके लिए, फर्स्ट पॉइंट, वो होगा स्थिति। दूसरा होगा आपका आकार। तीसरा होगा आपका प्रकृति। और चौथा होगा प्रतिबिंब। तो हम इसके बारे में यदि कहें स्थिति में, तो कहाँ बन रहा है जी, ध्रुव और फोकस के बीच। लिखेंगे स्थिति में ध्रुव व फोकस के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है जी,
ध्रुव फोकस के बीच बन रहा है, इसको फोकस के बीच, ठीक है। आकार की बात करेंगे तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से कैसा बना है, छोटा। प्रकृति में देखो दर्पण के पीछे ही बन रहा है, तो दर्पण के जब पीछे बना है, आभास बन रहा है, तो आभासी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आभासी। और कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब यदि हम ये कहें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, पीछे। आई होप आपको उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सिखा चुके हैं। अब वैसे ही आपको बनाना होगा। आप इसको एक बार में नहीं, कई बारों में देखकर समझ सकते हैं कि हम बहुत ही इजी तरीके से आपको किरण आरेख करके और प्रतिबिंब के बारे में कैसा कौन दिया गया है वो आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है, और यहाँ तक आप समझ भी चुके होंगे, हम आशा करते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने प्रकाश में इसके उत्तल और उपयोग इसका पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे दर्पण होंगे वो चाहे अवतल दर्पण होगा चाहे उत्तल दर्पण होगा, हम उसका यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम आज के क्लास में ये भी पढ़ लेते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे जैसे गोलीय दर्पणों का उपयोग की यदि बात करेंगे, गोलीय दर्पणों का उपयोग। तो यदि हम गोलीय दर्पण का उपयोग की बात करते हैं तो दोनों में हम देखेंगे, और दोनों में क्या देखेंगे, ए में हम देख लेते हैं अवतल का, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, और बी में देख लेते हैं हम लोग कि उत्तल जो दर्पण होगा उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। दोनों दर्पणों को हम लोग क्या करेंगे, सीख लेते हैं, और दोनों दर्पणों में हम ये भी समझ लेंगे कि कौन सा दर्पण कहाँ पे यूज किया जाएगा। जैसे अवतल दर्पण की यदि हम बात करेंगे तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, ठीक है, वो फोकस दूरी, फोकस, ठीक है, अवतल दर्पण की यदि बात करेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा और आभासी बनाता है, ठीक है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग, इसका उपयोग, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, इसका उपयोग दाढ़ी, जिसको हम लोग शेविंग कहते हैं, शेविंग बनाने में करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु का तो एक तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और दूसरा है कि अब मतलब नजदीक बनाएगा, ताकि उसमें जो भी हमारे बाल होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, ठीक है, आंख, नाक, कान, गला आदि की जांच करने में, जांच करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, गला हो, ठीक है, ऐसे जगहों पे हमको स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह दर्पण कौन सा होगा जी, अवतल दर्पण होगा। तीसरे यदि हम बात करेंगे कि तीसरा इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, तो तीसरा यूज में याद रखे रहना कि जो भी हमारे टेबल लैंप होते हैं, जो भी क्या होते हैं जी, टेबल लैंप, टेबल लैंप, तो टेबल लैंपों में, ठीक है, टेबल लैंपों में शैडो के लिए लगाया जाता है। टेबल लैंपों में किसके लिए लगाया जाता है जी, शैडो के लिए, ठीक है, टेबल लैंपों में शैडो के लिए। शैडो का मतलब ये होगा कि हम यदि वहां पे अवतल दर्पण लगा देंगे तो अवतल दर्पण का काम क्या होगा, तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। जब फैला देगा तो टेबल लैंप्स की वजह से चारों तरफ प्रकाश क्या होगा, आसानी से फैल जाएगा और दूर तक दिखाई देने का कार्य करेगा। इसलिए
जितने भी टेबल लैंप होते हैं वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं जी, अवतल दर्पण का। चौथे की यदि हम बात करेंगे, जितने भी हमारे मोटर वाहन, कार, ट्रेन, स्टीमर, सर्च लाइट जितने भी होते हैं उनके, ठीक है, सर्च लाइट जो भी होते हैं, ठीक है, उनमें ये क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका, अवतल दर्पण का। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे कार होते हैं, कार, ट्रक, रेल के इंजन, रेल के इंजन, इसके अलावा रेल के इंजन के बाद हम यदि बात करेंगे, ठीक है, रेल के इंजन की यदि बात करेंगे, कार, ट्रक, स्टीमर, स्टीमर, सर्च लाइट, सर्च लाइट आदि, ठीक है, परावर्तक के रूप में, परावर्तक के रूप में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये गाड़ी होते हैं उनके हेडलाइट में जो शीशे लगे होते हैं, ठीक है, जो कांच लगा होता है, वो कौन सा कांच होता है जी, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। इस तरह हम अवतल दर्पण का उपयोग जान चुके हैं और इसको आप याद रख रहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। और उत्तल दर्पण का उपयोग की यदि हम बात करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसकी बात को समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो होगा, सभी से पूछा जाता है कि जो हमारे ड्राइवर चालक होते हैं, जो हमारे ड्राइवर चालक, ड्राइवर चालक अपनी सीट के पास, सीट के पास, सीट के पास एक एक दर्पण का उपयोग करते हैं, दर्पण लगाते हैं। जो कौन सा दर्पण होता है जी, उत्तल दर्पण होता है। इसको हम साइड मिरर के रूप में जानते हैं, साइड मिरर के रूप में जानते हैं। अब क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह पीछे की जितनी वस्तु बड़ी बड़ी होती है उनका छोटा प्रतिबिंब करके हमारे इस उत्तल दर्पण के सामने क्या करता है, दिखाई देने का काम करता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसके अलावा दूसरा याद रख रहा ना, सड़कों, सड़कों, बाजारों, सड़कों बाजारों में लगे, सड़कें बाजारों में लगे लैंपों के रूप में, लैंपों के रूप में, ताकि वहां पे चकाचौंध हो जाए और चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो इस तरह उत्तल दर्पण का उपयोग कर चुके हैं और हम अवतल दर्पण का, दोनों तरह का उपयोग हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह प्रपाटी को यदि हम बात करेंगे कि चिन्ह प्रपाटी क्या होती है, इस बात को हम लोग समझते हैं। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित, से संबंधित चिन्ह प्रपाटी, ठीक है, कोई भी यदि गोलीय दर्पण होगा तो उससे संबंधित जो हमारा होता है चिन्ह प्रपाटी, ठीक है, इसको देखेंगे। अब इसमें हम ये देख लेते हैं क्या इसको पढ़ चुके हैं कि नहीं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से हम चिन्ह प्रपाटी की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक दोनों दर्पण बना लेते हैं। हल्का कलर करो इसमें। ये हमारा एक गोलीय अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में आप देखेंगे
इसमें यदि हम चिन्ह प्रपाटी की बात करते हैं तो जितनी भी हमको दूरियां यहाँ से नापना होगा दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे जी? दर्पण के ध्रुव। दर्पण के ध्रुव से आप इस साइड चलते हैं तो सारे के सारे जो हमारे जो चिन्ह होंगे पॉजिटिव होंगे। दर्पण के ध्रुव के आप इस साइड यदि चलते हैं तो सारे के सारे चिन्ह निगेटिव में होंगे। कैसे होंगे जी? निगेटिव में होंगे। तो इसका मतलब यह है कि यदि दर्पण के, ठीक है, यदि हम बात करें गोलीय दर्पण में चिन्ह प्रपाटी की तो सारा का सारा हम लोग कहाँ से नापते हैं जी? दर्पण के ध्रुव से। अब आप देखेंगे कि हमारा जो फोकस होता है इधर होगा, हमारा सी जो होगा इधर होगा और वस्तु इधर रखी जाएगी। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में यदि हम बात करें कि दोनों का चिन्ह प्रपाटी कैसे देखेंगे, हम यही से देखेंगे। अब दोनों को हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए। पहले तो हम लिखते हैं अवतल के लिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यदि हम कहें कि वस्तु की दूरी कैसी होगी, तो वस्तु की दूरी हमेशा इस बात पे ध्यान देना बाबू कि वस्तु की दूरी अवतल हो तो इसी साइड होगा तो निगेटिव होगा। कैसे होगा जी? निगेटिव होगा। दूसरा यदि हम कहें फोकस दूरी कैसी होगी, तो फोकस दूरी आप ध्रुव से देखेंगे तो इस साइड है तो ये भी निगेटिव होगा। तीसरी यदि हम बात करें वक्रता केंद्र के बारे में, तो वक्रता केंद्र भी आप देख सकते हैं दर्पण के सामने ही है। जब दर्पण के सामने है ये भी निगेटिव होगा। लेकिन यदि फोर्थ पे चले जाए प्रतिबिंब में, तो प्रतिबिंब में यदि 5 कंडीशन आपको दिखाए हैं प्रतिबिंब की दूरी की, तो प्रतिबिंब की दूरी 5 कंडीशन में निगेटिव बन रही थी, लेकिन एक ऐसा कंडीशन था जो पॉजिटिव बना है दर्पण के पीछे। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो पॉजिटिव, दर्पण के सामने बनेगा तो निगेटिव। इस बात को हम लिख सकते हैं कि ये होगा दर्पण के सामने, अब ये होगा आपका दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, दूरी को याद रख सकते हैं। अब अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, पांचवा हम ये देख चुके हैं। अब जितनी भी दूरियां है आप नाप लिए है तो ये 4 पॉइंट याद रखें। उसी तरह यदि हम उत्तल के लिए बात करें, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, जो वस्तु की दूरी होगी, ठीक है, ये हमेशा दर्पण के पीछे मतलब इस साइड रखा जाता है तो ये निगेटिव होगा। दूसरा यदि हम ये कहें फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसा होगा जी? पॉजिटिव होगा। तीसरी यदि हम बात करें वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी आपका पॉजिटिव होगा। फोर्थ नंबर पे यदि चले तो प्रतिबिंब की दूरी की यदि बात करें, प्रतिबिंब की दूरी, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी आपका पॉजिटिव होगा। तो 3 कंडीशन ऐसा होगा जो पॉजिटिव और वस्तु की दूरी निगेटिव। अब आप नोट में ये लिख सकते हो बाबू कि वो चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी, सदैव ऋणात्मक होगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आज इसमें हम लोग गोलीय दर्पण से चिन्ह प्रपाटी समझ चुके हैं। नोट करके ये भी आप समझेंगे कि जो हमारा होगा चिन्ह प्रपाटी होगा वो हम ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं जी? ध्रुव से नापते हैं, ठीक है। एक बात और याद है, तीर की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव और तीर के विपरीत दिशा में चलेंगे तो निगेटिव, ये भी ध्यान देना। लिखेंगे तीर के दिशा में पॉजिटिव, तथा तीर के
विपरीत दिशा में निगेटिव चिन्ह लेते हैं। ये भी करना, जैसे मान लीजिए कि मैं एक छत्तीस ले रहा हूँ और यहाँ तीर ऐसे दिखा रहा हूँ तो पॉजिटिव होगा, ऐसा ले रहा हूँ इधर जा रहा है तो निगेटिव होगा। तो तीर की दिशा में हम पॉजिटिव चलेंगे और तीर की दिशा में कैसे चलेंगे, निगेटिव चलेंगे। तो ये दो बातें आपको समझनी चाहिए और समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे लेकर चल रहे हैं आपको कि जो दर्पण होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता दूं, जैसे नोट में चाहे ऐसे आप हमेशा ध्यान देना। पहला याद रखे रहना कि जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे यदि हम बात करें, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी उसे हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता त्रिज्या की यदि बात करें, वक्रता त्रिज्या की बात करें तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें, प्रतिबिंब की लंबाई की यदि हम बात करते हैं इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ नंबर में आ जाए, यदि वस्तु की लंबाई पूछे, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की जो लंबाई होगी हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। 6 नंबर पे यदि हम आगे चले, आपको वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र की यदि बात करते हैं, वक्रता केंद्र की यदि बात करते हैं इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 7th आपको बता दिया गया है, दर्पण का जो ध्रुव होगा, दर्पण का ध्रुव जो होगा, इस दर्पण के ध्रुव को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो ये बातें आपको दिखाना चाहिए, जो भी दर्पण बना रहे होंगे तभी जाकर आपको आगे समझ में आएगी, ठीक है। ये चीजें। अब आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं दर्पण का रेखीय आवर्धन क्षमता, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। तो कभी भी यदि आपसे पूछे कि दर्पण का रेखीय आवर्धन जो क्षमता होता है इसकी परिभाषा समझते हैं कि क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल परिभाषा होगी। दर्पण का रेखीय आवर्धन का मतलब कि जब भी कोई दर्पण का रेखीय आवर्धन आपसे पूछे तो हम सिंपल सी परिभाषा बता सकते हैं। यदि कोई दर्पण है तो उस दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इस परिभाषा को लिखेंगे कि दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी कि जो रेखीय आवर्धन होगा इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा, कोई भी दर्पण हो, चाहे हमारा अवतल दर्पण हो चाहे हमारा उत्तल दर्पण हो, यदि इन दोनों से प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात, मतलब दोनों का यदि हम क्या करते हैं जी, रेशियो लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। अब इस रेखीय आवर्धन की यदि बात करें तो इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन पूछे इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई यदि हम वस्तु ले रहे हैं उसका यदि हमको रेखीय आवर्धन, या हम कह सकते हैं यहां से कि इसी से लिख लेते हैं, यदि प्रतिबिंब की लंबाई
यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई हो जाएगी। अर्थात हम यहां से ये कह सकते हैं कि m बराबर I बटा में O हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? I बटा में O हो जाएगा। यहां भी आप लिख सकते हो I और O। इस तरह हम रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है, हम ये कहते हैं कि यदि प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u हो, तब उस कंडीशन में यदि हम लिखे तब रेखीय आवर्धन क्या होगा। तो हम वहां भी इस बात को समझ लेते हैं कि यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी किस में दिया हो जी? v में दिया हो। प्रतिबिंब की दूरी v हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा आपका क्या? -v/u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी होगी कि जब भी यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब ये हो जाए कि वस्तु की जो m बराबर -v/u। अब इसमें हम केस फर्स्ट बता रहे हैं कि केस फर्स्ट में क्या याद रखना होगा, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। केस आपको ये याद रखना होगा, केस आपको फर्स्ट ये याद रखना होगा, ठीक है, कि यदि m का मान पॉजिटिव हो तब क्या होगा, और दूसरा यदि m का मान निगेटिव हो तब क्या होगा। तो इस बात को याद रखे रहना बाबू कि यदि m का मान, जैसे मान लीजिए कि u पे डिपेंड करेगा, u हमेशा हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जब u निगेटिव होता है तो फिक्स रहेगा। अब v यदि पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, v निगेटिव होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो यदि m का मान जैसे ही पॉजिटिव हो जाए, m का मान क्या हो जाए, जैसे ही आपको लगे कि पॉजिटिव हो जाएगा तो इस समय, ठीक है, यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रतिबिंब होगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यदि m का मान पॉजिटिव हो जाए तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा जी? आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। और जब आभासी होगा दिखाई दे कैसा देगा जी? सीधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? सीधा होगा। और m का मान यदि निगेटिव हो जाए तो प्रतिबिंब की यदि बात करेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा जी? वास्तविक हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। और वास्तविक के साथ एक कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वास्तविक के साथ कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ये केस नंबर आपका फर्स्ट है। इसी तरह यदि हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, केस सेकंड में क्या है? केस सेकंड में हम ये कह रहे हैं कि यदि केस सेकंड को हम इससे ले रहे हैं, केस सेकंड में है कि हम हल करें और m लेस ग्रेटर देन 1 आ जाए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि m बराबर 1 आ जाए, और तीसरा कंडीशन ये है कि m लेस देन 1 आ जाए। जब ऐसा कंडीशन होगा तो उस अवस्था में हम ये कह सकते हैं, उस अवस्था में हम ये कहेंगे कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जो हमारा
हाइट ऑफ इमेज होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। अर्थात जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो बड़ी हो जाएगी किसकी अपेक्षा, तो वस्तु की लंबाई की अपेक्षा, वस्तु की लंबाई की अपेक्षा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम सॉल्व करते हैं और रेखीय आवर्धन का मान यदि 1 से बड़ा आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, 25 आ जाए, 20 आ जाए, 15 आ जाए, 10 आ जाए, यदि ऐसा मान आ जाएगा तो उस समय हम ये कह सकते हैं बाबू कि जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से बड़ी हो जाएगी। दूसरा कंडीशन ये कर रहा है कि m को सॉल्व करें और m का मान 1 आ जाए, मतलब m बराबर 1 यदि आ जाएगा तो उस समय जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होगा वह बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई यह बराबर हो जाएगी वस्तु की लंबाई के, वस्तु की लंबाई के। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखे रहेंगे कि m को हल करें और 1 आ जाए तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगला हमारा पॉइंट ये है कि यदि m का मान सॉल्व करें और निगेटिव में चला जाए, इसका मतलब m का मान निगेटिव में आएगा, हम ये कह सकते हैं m लेस देन 1, अर्थात m का मान 1 से छोटा हो जाएगा, तो इस समय जो हमारा हाइट ऑफ इमेज होगा वह छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी यह छोटा हो जाएगा इसकी अपेक्षा जी, वस्तु की अपेक्षा, मतलब वस्तु की लंबाई इस बार बड़ी हो जाएगी। तो आपको ऐसे कंसेप्टों पे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए यदि प्रतिबिंब को हल रेखीय आवर्धन को हल करते हैं और m इक्वल टू 1 जाएगा तो वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, m ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो प्रतिबिंब या वस्तु की लंबाई कैसी हो जाएगी, m लेस देन होगा तो ये प्रतिबिंब या वस्तु की लंबाई कैसी हो जाएगी। तो आज हम लोग प्रतिबिंब बनाना, ठीक है, इसके बाद चिन्ह प्रपाटी और रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़े हैं जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब कल की जो क्लास होंगी जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे उसमें आपको हम दर्पण सूत्र निगमन कराने का काम करेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, और इसमें हम आपको फिजिक्स में पहला चैप्टर ही अभी लेके चल रहे हैं और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है जो आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि आप सभी को वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।